Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Here I am again with a new topic of chapter 4 of political science, the system of election in India. आज मैं फिर से पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ एंड द टॉपिक नेम इज़ सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. आज का हमारा टॉपिक है दैट व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. And as I do, I'll just summarize whatever I have taught you in the previous videos. We had seen that why do we need election? What are the characteristics of democratic elections? What is the importance of political competition? ये सारी चीज़ें हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में पढ़ी. इलेक्शंस क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, साथ में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी हमने पढ़ा. हमने ये भी देखा कि पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द होल इलेक्शन प्रोसेस इन आवर कंट्री इंडिया. वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. आज हम इंडिया का इलेक्शन सिस्टम, हमारे अपने देश का इलेक्शन सिस्टम क्या है, कैसे है, इसका पूरा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हैं, कैसे हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. What is our system of election? Lok Sabha and Vidhan Sabha, general election and by-election. Actually, we are having two types of election, Lok Sabha and Rajya Sabha. हमारे अपने भारत में दो तरह के इलेक्शन होते हैं, लोक सभा के और राज्य सभा के. लोक सभा इलेक्शन इज़ फॉर सेंट्रल लेवल, जिसमें हम अपना पीएम चुनते हैं, और राज्य सभा इज़ फॉर स्टेट लेवल टू चूज़ द सीएम, यानी हम जिसके थ्रू अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं. लोकसभा का इलेक्शन स्टेट लेवल का होता है, लोकसभा का इलेक्शन सेंट्रल लेवल का होता है. हाँ, लोकसभा का इलेक्शन एक साथ ही पूरे देश में शुरू होता है और कई फेज़ में, कई चरणों में हो करके पूरे देश में 1 से 1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है. पर विधानसभा का इलेक्शन अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर होता है. ठीक है. चूँकि लोकसभा का इलेक्शन जनरल इलेक्शन कहा जाता है, इसका रीज़न क्यों है, वाई डू वी कॉल द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एज अ जनरल इलेक्शन, क्योंकि वो पूरे देश में एक साथ कंडक्ट कराया जाता है. एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक ही डेट को, एक साथ का मतलब ये है कि 1 से 1.5 महीने में शुरू तो होता है अलग अलग चरणों में. आप कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे, आज यहाँ पे बेंगलोर में पहले चरण का मतदान हुआ, या फिर बनारस में पहले चरण का मतदान हुआ, या गाज़ियाबाद में आज दूसरे चरण का मतदान हुआ. मतलब क्या है ये फेजेस बताते हैं, चरण बताते हैं. शुरू तो हो एक साथ होता है इलेक्शन, लेकिन 1 से 1.5 महीने में कुछ पार्टिकुलर जो डेट डिसाइड होती हैं उन पे अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होते हैं. ठीक है. और एक साथ सभी जगह शुरू होकर के एक साथ ही ख़त्म भी हो जाते हैं. ठीक है. समटाइम्स बाय इलेक्शन कैन बी हेल्ड. यहाँ पे अंतर समझना बहुत ज़रूरी है. जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन में अंतर क्या है. बाय इलेक्शन भी कभी कभी करवाए जाते हैं, समटाइम ड्यू टू द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ एनी एमएलए और एमपी टू फुलफिल दैट वैकेंसी और दैट पोस्ट. बाय इलेक्शन कैन बी हेल्ड. जब अचानक से कोई हमारा एमपी या एमएलए रेजिग्नेशन दे दे, या फिर वो उसकी डेथ हो जाती है किसी रीज़न से, तो ऐसे में उसकी वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए बाय इलेक्शन कराया जाता है. तो नाउ आई थिंक योर कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन विल बी क्लियर. Now come to the next topic, electoral constituencies. These are the area-based system of representation. मतलब each and every particular areas are fixed to have leader or candidate for election, and he or she will be their representatives. Voter choose a representative of any particular party from their constituency. मतलब इस तरीके से पूरे देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से अलग अलग कैंडिडेट निकाले जाते हैं. देश को क्या किया जाता है, कई अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है निर्वाचन क्षेत्रों में, और हर निर्वाचन क्षेत्र से हर पार्टी अपना एक कैंडिडेट, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करती है, और लोग अपने जो भी उनके मनचाहे कैंडिडेट्स होते हैं जिस भी पार्टी के, वो उसको वोट करते हैं, और इस तरीके से अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स निकल के आते हैं. ठीक है. और इनसे निकले हुए कैंडिडेट में से मेजॉरिटी पार्टी का जो मेन लीडर होता है उसको पीएम बना दिया जाता है. ठीक है. अब बात करते हैं, यहाँ है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कितने हैं, 543 + 2 अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन. देखो
The whole country is divided into 543 parliamentary constituencies. पूरे देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है, ठीक है. एंड ईच वन ऑफ विच elect one member, हर क्षेत्र से एक मेंबर चुना जाता है. तो इन दिस वे we'll have 543 leaders and they are known as MP. इन्हीं को हम MP कहते हैं. बट यहाँ पे +2 जो दिख रहा है, दैट 2 members आर ऑल्सो इंडियंस एंड ऑल्सो गेट रिप्रेजेंटेशन इन दिस वे. ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ये 2 मेंबर चुने जाते हैं. इन दिस वे वी हैव टोटल 545 members in लोक सभा. And the majority party can form the government and the main leader of majority party is declared as the PM. और इस तरीके से जो पार्टी मेजॉरिटी में जीतती है इलेक्शन को लोकसभा के, उस पार्टी का जो कैंडिडेट होता है, जो मेन लीडर होता है, जिनको लोग बहुमत से उस पार्टी के चुनते हैं अपना नेता, उसको पीएम बना दिया जाता है. तो इन दिस वे वी आर चूजिंग आर पीएम इनडायरेक्टली. इस तरीके से भारत में हम अपना पीएम डायरेक्टली तो नहीं चुनते, सीधे सीधे नहीं चुनते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हम अपना पीएम चुनते हैं. द कंस्टिट्यूएंसीज में वराई अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, है ना. किसी देश में ये निश्चित नहीं है कि पूरे राज्य में जितने भी जो निर्वाचन क्षेत्र होंगे वो नंबर ऑफ इतने ही होंगे. ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे. जैसे यूपी हैव मोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द कंपेरिजन ऑफ गोवा, है ना. दिस इज़ ऑल अबाउट लोकसभा और जनरल इलेक्शन. अब तक हमने आपको लोकसभा और जनरल इलेक्शन के बारे में बता दिया, और ये भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती ज़रूर है, पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा ज़रूर जाता है, लेकिन पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिक्स नहीं है. उसकी पॉपुलेशन, उसके एरिया के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है, ठीक है. फिर है सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेट, ईच स्टेट हैड स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. देखिए, ईच स्टेट हैज़ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इसका मतलब क्या है? इट्स डिपेंड अपॉन जियोग्राफिकल एंड पॉपुलेशन फैक्टर, है ना. टोटली किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, वहाँ पे रहने वाले लोग कितने हैं, या फिर उसका जियोग्राफिकल यानी उसका एरिया कितना बड़ा है, इस पर डिपेंड करता है कि उसको, उस राज्य को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा. बड़ा राज्य होगा, जैसे भी हमने यूपी और गोवा का आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है. और इलेक्टेड लीडर्स आर ऑल्सो नोन एज MLA. स्टेट लेवल पे जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव होता है, इसमें जो कैंडिडेट चुने जाते हैं उन्हें MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा शुरू में, जब मैंने एग्जाम्पल दिया था हरियाणा इलेक्शन का, तो लोकदल पार्टी 60 सीट्स जीतती है. अब आप सोच रहे होगे सीट्स क्या है? सीट्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही होता है. दीज आर द बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. यहाँ तक मैंने एक बेसिक आपको इंट्रो दे दिया कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड दैट इज ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, बेस्ड ऑन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. As we have discussed that in India there is an open electoral competition where everyone is free to participate in the election. हमारे भारत में चुनाव जो है वो फ्री है, खुला है, ओपन सिस्टम है इसका. And everyone is free to participate in the election. Participate in both way, whether someone is free to be chosen as a candidate or he can choose the candidate by casting his vote, है ना. हम खुद भी एज अ कैंडिडेट चुने जा सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुने जा सकते हैं, और हमें खुद रिप्रेजेंटेटिव चुनने का भी अधिकार है. यानी टोटली ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है हमारे यहाँ. Now we will see that due to open electoral system, the weaker section may not stand a good chance to win. They have not the fair chance to win the election. ओपन सिस्टम तो है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं सब कुछ सही है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंटेशन होता है इन चीज़ों का, तो आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है ना, वो आज भी उसको इलेक्शन में खड़े होने का प्रॉपर और फेयर चांस नहीं मिलता, है ना. देर आर फ्यू रीजन्स, इसके पीछे कई कारण हैं. अभी मैं आपको ये बात प्रूव करती हूँ कैसे. लैक ऑफ रिसोर्सेज. अब आप देखो यहाँ पे एक एक 1 by 1 मैं रीज़न बताऊँगी. लैक ऑफ रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट्स दैट द वीकर सेक्शन हैव नॉट द फेयर चांस टू विन, है ना. जो वीकर सेक्शन, जो गरीब तबका होता है, जो पिछड़ा तबका होता है, दे हैव नो पावर. ना तो उनके पास पावर होता है, ना मनी की शक्ति, पैसा होता है इतना, ना वो इतने कैपेबल होते हैं, और ना ही उनके पास रिसोर्सेज या फिर कॉन्टैक्ट्स होते हैं विच नीडेड टू विन द इलेक्शन. और ये सारी ही चीज़ें आज की डेट में इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी हैं.
तो यहाँ पे भी जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा ही रह जाता है। पावरफुल पीपल, यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट, पावरफुल पीपल में प्रिवेंट देम फॉर ruining इलेक्शन। देखिए, दे डोमिनेट द वीकर सेक्शन, वो जो पावरफुल हैं, जो पैसे वाले हैं, वो क्या करते हैं, वीकर सेक्शन को डोमिनेट करते हैं, उनको प्रेशर देते हैं कि आप अपना नाम विड्रॉ कर लो, या फिर जो उनके चाहने वाले जो लोग हैं, जो उनको वोट देने वाला जो उनका वोटिंग का जो तबका है, वहाँ जा कर के उनको डोनेट करके या फिर उनको तरह तरह से बहला करके धमका के अपने पक्ष में वोट करा लेते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं। Our constitution makers were having the ideas about all these so that they framed the constitution the way that poor section can have equal opportunity. हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का अंदेशा था, इसी वजह से उन्होंने संविधान में कुछ ऐसी प्रावधान रखे, कुछ ऐसा प्रोविज़न लाया जिसके कारण जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्या किया उन्होंने, देखो यहाँ लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। टू प्रमोट द वीकर सेक्शन दे अडॉप्टेड एंड इन्वॉल्व सम प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज। वीकर सेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज का प्रावधान लाया गया। क्या होता है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज? इन दिस सिस्टम सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज के तहत कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है। मीन्स टू से दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कैन लॉन्च देयर मेंबर इन दीज रिजर्व एरियाज, बट ही और शी मस्ट बी फ्रॉम अ स्पेसिफिक कैटेगरी और अ वीकर सेक्शन। हर पार्टी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से अपना कैंडिडेट तो खड़ा कर सकती है, लेकिन वो कैंडिडेट उस पिछड़े तबके का ही होना चाहिए, वेदर ही इज़ मेल और फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी। एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन लोकसभा, इसको समझिए। देखिए, इन दिस एरिया सीट्स आर रिजर्व, मैं रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज अभी पढ़ा रही हूँ आपको। इन दिस एरियाज सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससी एंड एसटी हु वेर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी फ्रॉम लॉन्ग पीरियड। बहुत समय से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, इनके साथ भेदभाव होता रहा, नहीं आप अपर कास्ट के नहीं हो, नहीं आप पिछड़े हुए हो, उनको हमेशा पीछे ही कैरी ऑन करते चले जाना पड़ा। लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आने से चीज़ें बदली, सो दैट दे कैन रेज देयर वॉइस फॉर देयर इंटरेस्ट। अब ये एससी और एसटी कास्ट के लोग भी, एससी एसटी कैटेगरी के लोग भी अपनी आवाज़ों को अपने हितों के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पावर के बिना देखो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर हम बात करें कितनी सीट्स हैं इनकी, तो नंबर ऑफ़ सीट रिजर्व्ड इन लोकसभा एससी के लिए 84 सीट्स है और 47 सीट्स हैं हमारी एसटी के लिए, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47। तो एज ऑन 1 September 2012 means due to the reserved constituency 84 seats for SC and 47 seats for ST ये रिज़र्व कर दी गई 2012 का जो नियम आया उसके तहत। दिस अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2012, ये 2012 का डेटा है। ठीक है, नाउ लेटर ऑन द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पंचायत एंड ULBS। आप सोच रहे हो ULBS क्या है, बताती हूँ। आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1991 this system was also applied on the local level of government as panchayat election or ULBS। ULBS मतलब urban local bodies like municipality and municipal corporation। देखिए, ये जो रिजर्वेशन का SC ST का जो सिस्टम था, ये रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का, ये पंचायत के साथ साथ लोकल लेवल बॉडीज़ पे अप्लाई किया गया। पंचायत के साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी शहरों में भी, पंचायत तो गांव में थी, रूरल एरिया की बात हो गई, लेकिन शहरों में भी लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता है उसमें भी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज का प्रावधान है। इसके अलावा एक और चीज़ है, 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन ऑल्सो इन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इन द रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट विमेन ऑल्सो बिलोंग्स टू द वीकर सेक्शन। देखो, वीमेंस को भी हम वीकर सेक्शन में ही रखेंगे, बिकॉज आवर सोसाइटी इज़ पैट्रिकल सोसाइटी थी ना हमारी, मतलब मेल डोमिनेटेड थी, पुरुष प्रधान सोसाइटी थी। सो दैट विमेन वेर डिस्क्रिमिनेटेड, बहुत लंबे समय से औरतों की अनदेखी की गई।
इंडिया में ही नहीं, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह जब पढ़ा होगा तो वहाँ भी एक कंडीशन थी और औरतों को अपनी आवाज़ अपने अधिकारों के लिए बुलंद करनी पड़ी. दैट्स वाई 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द women एट लोकल लेवल सो दैट देयर स्टेटस में इम्प्रूव, ताकि उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके. इसलिए 1/3 सीट जो थी, 1/3 सीट औरतों के लिए रिजर्व की गई. लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, दिस रिजर्वेशन फॉर women डन ओनली एट द लोकल लेवल, नॉट ऑन द स्टेट और नेशनल लेवल. आज भी ये रिजर्वेशन औरतों के लिए केवल और केवल लोकल लेवल के चुनाव में है. स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है या नेशनल लेवल पे जो होता है वहाँ आज भी नहीं है. कई बार ये डिमांड आती भी है. नाउ दैट्स इट फॉर टुडे. Now I think you all understand the reserve constituencies. सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी क्या है reserve constituencies. Now we will discuss later about voters list, what is this and what is its importance. अगले वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि वोटर्स लिस्ट क्या होती है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होता है. ये सारी चीज़ें हम इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे. So that's it for today. Please stay connected, keep learning, and please like, share and subscribe my videos, and don't forget to bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.